नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज जो मैं विषय आपके सामने लाया हूं वो है राष्ट्रीय व प्रादेशिक संवैधानिक व सांविधिक संस्थाएं, मतलब एमपीपीएससी प्रीलिम्स का इकाई 10। तो दोस्तों, इस यूनिट पर या इस विषय पर हम 3 संदर्भों में बात करेंगे। पहला, इसका पाठ्यक्रम और वेटेज। नंबर सेकेंड, किन बिंदुओं पर प्रश्न बन सकते हैं प्रीलिम्स में। और नंबर थर्ड, हमें इसको प्रिपेयर किस तरह करना है। सबसे पहले बात करते हैं पाठ्यक्रम की। तो प्रारंभिक परीक्षा में तो दोस्तों ये इकाई 10 में विद्यमान है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। पर अकेला प्रारंभिक परीक्षा में नहीं है ये वाला सब्जेक्ट आपकी मुख्य परीक्षा में भी आपको देखने को मिलेगा। और मुख्य परीक्षा में कहां देखने को मिलेगा? तो पेपर 2 के खंड आ की इकाई 2 और 3। इकाई 2 और 3 मतलब 2 इकाइयों में आयोग से रिलेटेड टॉपिक्स मेंशन हैं। ये तो हो गई पाठ्यक्रम की बात। इसका वेटेज कितना है दोस्तों? तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में एक यूनिट इसके लिए अलॉट है, मतलब इकाई 10। अब एक यूनिट अलॉट होने का क्या मतलब है? टोटल 10 में से एक यूनिट यदि अलॉट है तो 10% आने की यहां पॉसिबिलिटी है, मतलब 10 क्वेश्चन यहां से आने की संभावना है। अब इससे ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ होता है तो उसकी तो कहीं भी कोई गारंटी नहीं है। बट यदि एमपीपीएससी अपने पैटर्न के हिसाब से चला, अपने सिलेबस के हिसाब से चला, तो 10 क्वेश्चन तो वो यहां से जरूर देगा। ये हो गई पाठ्यक्रम की बात और वेटेज की बात। दोस्तों, तीसरा बिंदु जिस पे मैं सबसे ज्यादा चर्चा करना चाहता हूं वो ये है कि किन बिंदुओं पर प्रश्न बन सकते हैं। मतलब आप जब आयोग पढ़ो तो किन किन बिंदुओं को ध्यान में रख के पढ़ो जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। बट उन बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि सिलेबस में टोटल कितने आयोग हैं। मतलब यूनिट 10 में टोटल जिन आयोगों की मैं बात कर रहा हूं, जिन संस्थाओं की मैं बात कर रहा हूं, वो कितने हैं, कौन कौन से हैं, पहले इनको देखते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग, मतलब जो इलेक्शन कंडक्ट कराता है हमारे देश में। और देश में जो इलेक्शन कंडक्ट होते हैं उसके अलावा स्टेट में भी होते हैं, मतलब पंचायती स्तर वाले जो इलेक्शन। तो जो सांसद के, राष्ट्रपति के ये वाले इलेक्शन होते हैं, विधायी का मतलब विधानसभा वाले जो इलेक्शन होते हैं, वो भारत निर्वाचन आयोग कराता है। दूसरा, राज्य निर्वाचन आयोग, मतलब निर्वाचन ही कराएगा पर राज्य के अंदर किस चीज के? पंचायती स्तर के, वो राज्य निर्वाचन आयोग देखता है दोस्तों। उसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग, मतलब यूपीएससी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आपका एमपीपीएससी। तो यूपीएससी का क्या काम है, संघ लोक सेवा आयोग क्या काम करता है, उसी काम को एमपीपीएससी स्टेट लेवल पर करता है। किस तरह से, वो हम आयोग में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल बस हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आयोग कौन कौन से हैं और कितने हैं दोस्तों। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यह भी एक प्रकार की अथॉरिटी है, यह भी एक प्रकार की संस्था है। आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि जो कैग है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये संस्था है। तो इसको भी इसके अंतर्गत डाला हुआ है। नीति आयोग, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। माननीय प्रधानमंत्री ने जो योजना आयोग चला आ रहा था उसको समाप्त करके नीति आयोग की घोषणा की थी, नीति आयोग लाए थे। तो उस नीति आयोग के बारे में क्वेश्चंस आएंगे, मेंशन है सिलेबस में। अलावा मानव अधिकार आयोग, आगे देखते हैं। मानव अधिकार आयोग दोस्तों, मानव को मानव होने के नाते कुछ अधिकार मिले हैं ताकि आप और हम गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। मतलब भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 कि सभी को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। उस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए लोग अपना गरिमापूर्ण जीवन जी पा रहे हैं या नहीं, इसकी जांच करने के लिए, और यदि नहीं जी पा रहे हैं तो क्यों नहीं जी पा रहे हैं, कौन उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, उनको सजा दिलवाना है। इस सब के लिए दोस्तों मानव अधिकार आयोग मेंशन किया हुआ है और इसको हमें पढ़ना है। अगला है महिला आयोग, मतलब जो बात मानवों के अधिकार के लिए हो रही थी वही काम महिला आयोग करेगा, महिलाओं के अधिकार के लिए। बाल संरक्षण आयोग, बाल मतलब 18 वर्ष की उम्र तक के वे सभी बच्चे जिनको उनके मूल अधिकारों से, गरिमापूर्ण जीवन से किसी भी तरह से वंचित किया जा रहा है यदि, तो उनकी रक्षा करना, उनको उनके अधिकार सुनिश्चित कराना, उसकी जांच करना, इस सब के लिए होता है बाल संरक्षण आयोग। यह भी सिलेबस में है दोस्तों। अगला है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, मतलब एससी एसटी आयोग।
SC/ST एक्ट पिछले सिलेबस में था और वो उन एक्ट के स्थान पर ही तो ये आयोग आए हैं दोस्तों। तो SC और ST के संरक्षण के लिए, उन पर नजर रखने के लिए, उनके लिए नई नई नीतियों के संदर्भ में सुझाव देने के लिए इस तरह के आयोग होते हैं दोस्तों। ये भी हमें सिलेबस में देखना है। अगला देखते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग, जो OBC कैटेगरी है, उनके संदर्भों में जो बात करता है। सूचना आयोग, आप सभी जानते हैं RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार आपको और हमको सभी को है। तो उस RTI को सुनिश्चित कराने का काम सूचना आयोग करेगा। कैसे करेगा, आगे हम सिलेबस में पढ़ेंगे। सतर्कता आयोग दोस्तों, भ्रष्टाचार से रिलेटेड जब भी किसी भी प्रकार के नियंत्रण की बात होती है तो उसमें जो मुख्य भूमिका निभाता है वो सतर्कता आयोग निभाता है। अगला राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मतलब NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्या करता है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। पर्यावरण के प्रोटेक्शन के संदर्भ में जो एक ऑथराइज्ड एजेंसी है उसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण का नाम आता है। इसको कुछ न्यायिक अधिकार भी होते हैं, यह दंड भी दे सकता है और बाकी क्या चीजें हैं आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यह देखना पड़ेगा कि हम कौन कौन से आयोग इस पूरे सिलेबस में पढ़ेंगे। खाद्य संरक्षण आयोग, फूड सिक्योरिटी, वो जो फूड होता है, वो जो खाद्य होता है, उसको लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर, उसकी गुणवत्ता को लेकर समय समय पर सरकार अलग अलग तरह के नियम बनाती है, कानून बनाती है। तो उस संदर्भ में सरकार को सलाह कौन देता है, काम कौन करता है इस संदर्भ में प्रोटेक्शन के लिए, तो वो करता है खाद्य संरक्षण आयोग। तो यदि आप इनको काउंट करें दोस्तों तो 15 आयोग हो रहे हैं, जिनकी बात हमारे MPPSC के यूनिट 10 में हो रही है। और जैसा मैंने कहा, अकेला MPPSC प्रीलिम्स में नहीं है, मेंस में भी यूनिट 2 और 3 जो पेपर 2 की है उसमें आयोग विद्यमान है। ये हो गए आयोग जिन्हें हमें पढ़ना है। पर आज का मेरा वीडियो किस बात को केंद्रित है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं ये बताने वाला हूं आपको कि किन किन बिंदुओं को तैयार कीजिए जिस पर क्वेश्चन बन सकता है इन्हीं आयोगों में। इन्हीं 15 आयोग में कौन कौन से बिंदु हैं जहां से प्रश्न बनेंगे, मैं आपको बताने वाला हूं। और लास्ट में यह भी बता के जाऊंगा कि आप तैयारी किस तरह से करें। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले संभावित प्रश्न में ऐतिहासिकता। कोई भी आयोग, आप कोई भी आयोग अपने घर पे तैयार करना जब शुरू करें तो आप यह देखें कि इस आयोग को लेके क्या कोई ऐतिहासिकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम संघ लोक सेवा आयोग देखते हैं, मतलब UPSC, या हम MPPSC देखते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो इनकी अपनी एक ऐतिहासिकता है। ऐतिहासिकता मतलब ब्रिटिश काल से इसको लेकर अधिनियम आए हुए थे, अलग अलग समितियों ने रिकमेंडेशन की थी, तब संघ लोक सेवा आयोग बनाए, उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग बनाए, राज्य के लिए अलग, तो उसकी अपनी एक ऐतिहासिकता है। तो इतिहास में उस संदर्भ में कौन कौन से अधिनियम आए हैं, कौन कौन से आयोग आए हैं जिन्होंने उसके गठन के लिए रिकमेंडेशन दिया था, ये सारी चीजें आएंगी ऐतिहासिकता में। तो किसी भी आयोग को शुरू करने से पहले इस बिंदु पर ध्यान दीजिए कि क्या उसकी कोई ऐतिहासिकता है। यदि है तो सबसे पहले उसे आप मेंशन कीजिए, क्योंकि वहां से प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, बिल्कुल सीक्वेंस में यदि देखें तो ऑब्वियसली ऐतिहासिकता वाला सेक्शन जब कंप्लीट होगा तो आप इस बिंदु पर पहुंचेंगे कि इसका गठन कब हुआ, किस तिथि पर हुआ, किस वर्ष पर हुआ। पूरे 15 आयोगों का वो आपको जरूर देखना है, एग्जाम में आ सकता है। मुख्यालय, मैक्सिमम का मुख्यालय तो राजधानी में ही होगा, बट फिर भी आप एक बार देखते चलिएगा। क्यों? क्योंकि मुख्यालय ना देके कई बार वो क्षेत्रीय कार्यालय भी दे सकता है। तो मुख्यालय तो नई दिल्ली हो गया केंद्र वाले का, राज्य वाले का हो गया भोपाल अधिकांश का, पर उनके क्षेत्रीय कार्यालय अलग अलग क्षेत्रों में विद्यमान होते हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों पर भी प्रश्न बन सकता है दोस्तों। तो प्लीज आप यहां मुख्यालय करते वक्त क्षेत्रीय कार्यालय जरूर देखिएगा, क्षेत्रीय कार्यालय आप जरूर देखिएगा दोस्तों, अकेला मुख्यालय नहीं। उसके बाद स्वरूप या प्रकृति, यह सबसे खास है। मेरा जो पहला लेक्चर होगा जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा आयोग, तो पहले लेक्चर में मैं आयोग की प्रकृति ही पढ़ाने वाला हूं आपको। बंधुओं, 4 प्रकृति के आयोग होते हैं जिन्हें हम स्वरूप भी कह सकते हैं। पहले को बोलते हैं संवैधानिक आयोग, संवैधानिक संस्था। दूसरा होता है दोस्तों सांविधिक, तीसरा होता है संवैधानेतर और चौथा होता है विनियामक। इस 4 कैटेगरी के आयोग होते हैं, 4 प्रकार के आयोग होते हैं।
क्या होता है, संवैधानिक किसे कहेंगे, सांविधिक किसे कहेंगे, संविधानेतर किसे कहेंगे और विनियामक किसे कहेंगे, सब पे हम चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें हम आपको आयोग की प्रकृति पढ़ाने वाले हैं। तो आप जब भी कोई आयोग पढ़ो, अगला बिंदु ये जरूर देखो कि ये किस प्रकृति का है। आगे देखते हैं, कार्यकारी प्रकृति। मतलब देखिए, एक तो हो गया सामान्य प्रकृति, एक हो गया कार्यकारी प्रकृति। मतलब कई बार क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि कोई भी आयोग जो है वो कार्य करते वक्त किन शक्तियों का निर्वहन करता है या उसको किस तरह की शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं अधिकांश को। वो किस प्रकृति का होता है, तो कार्य करते वक्त उसको किस संस्था जैसी शक्तियां प्राप्त हैं, तो वो हो जाएगा उसकी कार्यकारी प्रकृति। और एक प्रकृति या स्वरूप सिंपल ये हो गया कि संवैधानिक है, सांविधिक है, संविधानेतर है या विनियामक है। तो कितने कैटेगरी हो गई दोस्तों, 5 बिंदु हो गए जिन पे प्रश्न बन सकते हैं। आगे देखते हैं छठवां, कार्य। अब ये बात तो सिंपल है कि भाई संघ लोक सेवा आयोग बना है तो ऑब्वियसली वो जो अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं हैं उनकी नियुक्ति, उनकी पदोन्नति, उनके पाठ्यक्रम, उनकी परीक्षाओं का आयोजन, ये वाले काम करेगा। ऑब्वियसली मानव अधिकार आयोग है तो मानवों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करेगा। ऑब्वियसली महिला आयोग है तो महिलाओं की रक्षा के लिए काम करेगा। बट यहां मेरा कार्य से क्या तात्पर्य है, तो हम अब ऐसा क्या देखें इसमें। तो कार्य में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं दोस्तों। पहला, योजना। हर आयोग अपने कार्यों को सुगमता पूर्वक संचालित करने के लिए कई तरह की योजनाएं, कई तरह की स्कीम लॉन्च करता है ताकि उसकी जो नीतियां हैं वो व्यावहारिकता के धरातल पर उतर सके। योजना। दूसरा, पोर्टल। हर आयोग के, हर इंपॉर्टेंट आयोग के कुछ ना कुछ पोर्टल होते हैं दोस्तों, आपको वो पोर्टल देखना है कि किस तरह का पोर्टल उन्होंने लॉन्च करके रखा है। तीसरा दोस्तों, अभियान। हर आयोग कुछ ना कुछ अभियान चलाता है, खासकर आपका निर्वाचन आयोग तो चलाता ही, लोगों को जागरूक करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान केंद्र तक लाने के लिए। तो आपसे पूछ सकता है कि इस वर्ष या पिछले वर्ष या अभी निकले हुए चुनाव में किस तरह का अभियान चलाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट, दिवस की घोषणा। दोस्तों, कई दिवस की घोषणा भी की जाती हैं उनके कार्यों के संबंध में कि भाई मतदान दिवस घोषित कर दिया जो कि चुनाव से रिलेटेड है। इस तरह के कोई भी दिवस आ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कार्य के अंतर्गत आप 4 बिंदुओं को थोड़ा देख के चलेंगे। और यदि आपके नोट्स में अवेलेबल नहीं है दोस्तों, तो आप थोड़ा सर्च कर लीजिए नेट पे। आपके पास जो भी नोट्स हैं, आप जब उन्हें पढ़ें तो इन बिंदुओं को ध्यान में रख के पढ़िए। और इनमें से यदि एक भी मिसिंग है वहां पर, तो थोड़ा सर्च कर लीजिए। हर चीज किताबों में, नोट्स में समाहित नहीं कर पाते हैं कई बार। आगे देखते हैं, ध्येय वाक्य। कई बार उनका कुछ एक वाक्य होता है, स्लोगन कह सकते हैं, वो आप देख लेना। अवस्थिति बहुत खास दोस्तों, जब मैंने अपनी पहली स्लाइड में आपको दिखाया था कि आयोग 4 प्रकार के होते हैं, संवैधानिक, सांविधिक, संविधानेतर और विनियामक। दोस्तों, संवैधानिक आयोग का मतलब होता है वे आयोग जिनका संविधान में वर्णन है या संविधान में वो लोग मेंशन है या उनमें कोई भी परिवर्तन संविधान में परिवर्तन करके ही किया जा सकता। आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पर चूंकि यदि वो संवैधानिक आयोग हैं तो उनकी अवस्थिति संविधान में कहां है, वो संविधान के किस भाग में मेंशन है, किस अनुच्छेद में मेंशन है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है पता होना। जैसे निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग दोस्तों एक संवैधानिक आयोग है, ये हम जानते हैं, आगे पढ़ाएंगे। परंतु यदि संवैधानिक आयोग है तो संविधान के किस भाग में है इसकी बात, संविधान के कौन से अनुच्छेद इसको केंद्रित है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कई बार कुछ आयोग संवैधानिक ना होकर सांविधिक होते हैं। सांविधिक का मतलब होता है दोस्तों ऐसा आयोग जो संविधान में कहीं मेंशन नहीं है, विधानमंडल ने या संसद ने अधिनियम के द्वारा कानून बनाकर उसका गठन किया है। तो यदि कानून बनाकर गठन किया है, मतलब यदि वो सांविधिक प्रकृति के हैं, तो किस अधिनियम के तहत गठन किया, वो अधिनियम किस वर्ष आया था और उस अधिनियम की किस धारा में उसको मेंशन किया गया है, यह हमें बताना। बातें समझ में आ रही होंगी आपको, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगला दोस्तों संरचना। संरचना में हमेशा याद रखना, अध्यक्ष के बारे में प्रश्न बन सकता है, वर्तमान अध्यक्ष बताइए और इसके पहले अध्यक्ष बताइए। कोई भी आयोग
दो क्वेश्चन बनेंगे अध्यक्षों पर। पहला वर्तमान अध्यक्ष, दूसरा प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके अलावा सदस्य संख्या पे प्रश्न बनता है कि इस आयोग में कितने सदस्य हैं। तीसरा संरचना के ही अंतर्गत विशेष योग्यता या शर्त। दोस्तों ऐसे कई आयोग ऐसे हैं, आप उनके सदस्यों के बारे में यदि देखें तो उसमें मेंशन है कि कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें सरकारी सेवा का कम से कम 10 वर्षीय अनुभव हो। मतलब एक शर्त मेंशन कर दी है दोस्तों। दूसरा, विशिष्ट आयोग के सदस्य की जानकारी। जो आयोग थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसके कुछ खास सदस्यों के बारे में भी प्रश्न बन सकते हैं। मतलब कोई भी आयोग आपको दे दिया कि बताइए फलाने आयोग की पहली महिला सदस्य कौन बनी थी, ऐसा कुछ भी आ सकता है। सदस्य के बारे में स्पेसिफिक, तो आप ये देखिएगा मतलब करना कैसे है इसको। जब आप संरचना वाला पॉइंट देखें तो किसी भी आयोग का पहले ये देखो कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नेट पे सर्च करके वहां मेंशन करो, यदि नहीं है तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसमें सदस्य संख्या कितनी है, सदस्यों की क्या कोई खास खासियत या योग्यता मेंशन की है उन्होंने, और उनके सारे सदस्यों को देखो कि इनमें क्या कुछ खास है जिससे प्रश्न बन सकता है। इन 4 बिंदुओं पर ध्यान दीजिए, खासकर ये वाला बिंदु, ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हो सकता है, बाकी तो ये लगभग सब आप कर लेते हैं। अगला दोस्तों 10वां बिंदु नियुक्ति। आप क्या करते हो ना, आप बस ये देख के रुक जाते हो कि नियुक्ति कौन करता है, आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हो, या आप किसी चार्ट से पढ़ते हो आए हो तो उसमें बस एक शब्द में लिखा रहता है कि फलाने पदाधिकारी ने या इन्होंने नियुक्ति करी, आप बस वो देख के आगे बढ़ जाते हो। दोस्तों साथ में यह भी देखना है कि नियुक्ति यदि कोई व्यक्ति कर रहा है, जैसे राष्ट्रपति ने नियुक्ति करी, तो राष्ट्रपति भी कई बार किसी की सलाह पर नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति यदि नियुक्ति कर रहे हैं तो क्या किसी समिति से सलाह लेके कर रहे हैं, और यदि हां तो समिति में कितने लोग हैं, उस समिति का अध्यक्ष कौन है, थोड़ा यहां तक जाइएगा। अगला यदि देखिए पुनर्नियुक्ति, यह भी इंपॉर्टेंट है। कई बार सदस्यों को आयोग में फिर से नियुक्ति का अधिकार नहीं होता, और कई बार फिर से नियुक्ति का अधिकार तो होता है पर प्रमोशन के साथ। मतलब आप यदि आयोग के सदस्य थे तो आप अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त हो सकते हो, मतलब प्रमोट होके। तो ये सारी चीजें भी थोड़ा नियुक्ति के संबंध में देखिएगा दोस्तों। कार्यकाल तो आपको देखना ही है, सबका क्वेश्चन बनता है। इस कार्यकाल में आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। वेतन, वेतन में 2 चीजें देखिएगा। नंबर 1, ये तो कुछ खास नहीं है, भारित, मतलब किस चीज पर भारित होगा उनका वेतन। ऑब्वियसली यदि राष्ट्रीय स्तर का आयोग है तो उनका वेतन केंद्र की संसद की संचित निधि पर भारित होता है। यदि राज्य का आयोग है तो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनका वेतन किसके समतुल्य है। मतलब कोई आयोग है तो कई बार ये होता है कि इनके सदस्यों और अध्यक्षों का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बराबर होगा। राज्य स्तर का आयोग है तो इनके सदस्य और अध्यक्षों का वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होगा। तो उनका वेतन जो है वो किसके समतुल्य है, किसके बराबर है, थोड़ा ये भी देखिएगा। अगला प्रतिवेदन, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। जब कोई आयोग बनता है ऑब्वियसली उस क्षेत्र से रिलेटेड काम करेगा वो, उसके बाद वो रिपोर्ट कहीं तो जमा करेगा। जो काम उसे सौंपा था वो कंप्लीट करने के बाद कहीं तो रिपोर्ट देगा। तो वो रिपोर्ट किसको देगा? पहला है दोस्तों सरकार। ऑब्वियसली राष्ट्रीय स्तर का आयोग है तो केंद्र सरकार को रिपोर्ट देगा, राज्य स्तर का आयोग है तो राज्य सरकार को देगा। दूसरा पदाधिकारी, राष्ट्रपति या राज्यपाल। और तीसरा सबसे खास विधानमंडल, मतलब विधायिका। विधायिका के अंतर्गत दोस्तों आ जाता है संसद। भाई केंद्रीय स्तर की विधायिका कौन है? जो विधि बनाती है, संसद। राज्य स्तर की विधायिका कौन होती है? जो विधि या कानून बनाती है, विधानमंडल। तो जो आयोग है वो अपना प्रतिवेदन कहां देगा? प्लीज इसको आराम से पढ़िएगा। बच्चा कंफ्यूज होता है, कई बार उसके दिमाग में बैठा होता है कि राष्ट्रीय स्तर का आयोग मतलब हमेशा राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा और राज्य स्तर का आयोग हमेशा राज्यपाल को देगा। ऐसा नहीं है। कुछ राष्ट्रीय स्तर के आयोग केंद्र सरकार को भी रिपोर्ट करते हैं और राज्य स्तर वाले राज्य सरकार, और कुछ राष्ट्रीय स्तर के आयोग संसद में अपना प्रतिवेदन जमा करते हैं और कुछ राज्य विधानमंडल में देते हैं। तो आप आराम से इन तीनों बिंदुओं को सामने रख के इसको याद कीजिएगा। इतना सभी कंफ्यूजन दोस्तों एक क्वेश्चन आपका गलत करा सकता है, और होते हैं क्वेश्चन गलत। और आजकल तो एमपीपीएससी अलग तरह के क्वेश्चन दे रहा है। आप पिछले साल का पेपर उठा के देख लीजिए। 4 विकल्प होते हैं, केवल 1 सही, 1 या 2 सही, ऊपर के तीनों सही, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है तो आपको वो कंफ्यूज करेगा।
तो पढ़ते वक्त प्लीज जल्दबाजी मत कीजिएगा कि प्रतिवेदन जल्दी से देख लिया, इसको देता आगे बढ़ गया। नहीं, थोड़ा रुकिएगा, इसको याद करिएगा। और 3 जगह दे सकता है, उन 3 में से कहां दे रहा है ये थोड़ा देखिएगा। आखिरी सबसे लास्ट त्यागपत्र। और दोस्तों एक चीज यहां पर ऐड करना चाहूंगा जो नहीं है इसमें, त्यागपत्र मतलब जब वो स्वेच्छा से दे रहा है। जब वो स्वेच्छा से पद से हटना चाह रहा है तो वो त्यागपत्र देगा। केंद्र में अधिकांशतः होता है कि राष्ट्रपति को देता है, राज्य में राज्यपाल को देता है, पर फिर भी आप देखिएगा हो सकता है सरकार को भी दे रहा हो, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। बट दोस्तों जब उसे पद से हटाया जा रहा होता, त्यागपत्र तो हो गया जब वो स्वेच्छा से हटना चाह रहा है, और जब उसको पदमुक्त कर रहे हैं किसी कारणवश, तो पदमुक्त कौन करेगा? इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दिमाग में बैठा होता है कि केंद्र वाले को पदमुक्त करेंगे राष्ट्रपति और राज्य वाले को पदमुक्त करेंगे राज्यपाल। ऐसा नहीं होता। कई बार राज्य वाले आयोगों के सदस्यों को नियुक्त तो राज्यपाल करता है पर पदमुक्त राष्ट्रपति करते हैं। और ऐसे ही पदमुक्त नहीं करते दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय से उसकी जांच कराते हैं फिर पदमुक्त करते हैं। तो पद मुक्ति पे भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। राज्य वालों को कई बार राष्ट्रपति पदमुक्त करते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो ये हैं वे 14 बिंदु, 14 पॉइंट जिन पर प्रश्न आने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो आपसे मेरी उम्मीद है, आशा है, रिक्वेस्ट है, गुहार है कि जब भी आप आयोग पढ़ने बैठे तो इन 14 बिंदुओं को साथ में रखिएगा और अपने कंटेंट में देखिएगा ये 14 बिंदु मेंशन है कि नहीं, और कहां हम जल्दबाजी कर रहे हैं। सर ने बोला था यहां रुक के इनको और देख लेना, तो थोड़ा देखते हुए पढ़िएगा। आपका कोई प्रश्न छूटे इसकी संभावना नगण्य हो जाएगी। एक बात आखिरी, वो ये कि करें कैसे तैयार। दोस्तों मैंने अपने स्ट्रेटजी वाले वीडियो में आपको यूनिट 10 की प्रकृति के बारे में थोड़ा बताया था। मैंने बताया था कि यूनिट 10 जो है इंपॉर्टेंट तो है, बट यदि आपने इसको अभी से करके रख लिया तो आप एंड टाइम तक भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे? आप देखिए ना किस तरह की बात है। कार्यकाल पूछ रहा है वो, ठीक है, वेतन पूछ रहा है, सदस्य संख्या पूछ रहा है, आपने पिछली स्लाइड्स में देखा, ये संरचना सदस्य संख्या पूछ रहा है, वर्तमान अध्यक्ष का नाम और प्रथम अध्यक्ष का नाम पूछ रहा है। इतने सारे फैक्ट्स, इतने सारे डेटा याद नहीं रहते, तो आप अभी याद कर भी लोगे पूरे 15 आयोग के 14 बिंदु, तो अभी तो हो जाएंगे, एंड टाइम तक भूल जाओगे। पर आप यदि सोचो कि मैं इन्हें अंतिम समय के लिए रख दूं तो भी गड़बड़ है, एंड टाइम पे याद नहीं होंगे दोस्तों। करें क्या? तो मैंने उस वीडियो में आपको मेंशन किया था कि आप इन 14 बिंदुओं पर एक शीट बना लीजिए अभी, और यदि आपके हिसाब से भी कोई 1-2 बिंदु हो तो वो भी आप डाल लीजिए। मेरे से जितने कवर हो सके मैंने किए। तो इन 14 बिंदुओं पर आप एक शीट बनाइए पूरे 15 आयोग की, और उसे अपने दीवार पे लगा लीजिए। जहां भी आपका रूम है, जहां आप पढ़ते हैं, वहां आप लगा लीजिए। और उस चार्ट को, उस फ्लो चार्ट को आप डेली थोड़ा थोड़ा देखिए, मतलब कंटिन्यूअसली कनेक्ट रहिए उससे। उससे क्या होगा, आपका प्रिपेयर होता चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब जब भी आप थोड़ा फ्री हैं थोड़ा सा उसको देख लें, नॉर्मल थ्योरी का पढ़ते हुए बोर हो गए थोड़ा सा उसको देख लें, इस तरह से नजर डालते रहें और वो ऐसा ही प्रिपेयर होगा। यही इसका एक अंतिम विकल्प है इसको तैयार करने का। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारी क्लासेस से जुड़ने के लिए आप हमारी ऐप का सहारा ले सकते हैं, जिसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी हुई है। धन्यवाद।